नाज़रीन, मॉस्को के अंदर कमांडर की हलाकत का जो मामला है वो संगीन नौयत इख्तियार कर गया है। रूस ने न्यूक्लियर इस्तेमाल करने की धमकी दे दी है और अब रूस इस मामले को रिगार्डिंग यूक्रेन नहीं देख रहा बल्कि रिगार्डिंग जो है वो नेटो अमेरिका देख रहा है। और रशिया ने स्टेटमेंट जारी की है कि अगला जो जवाब है वो लंदन के अंदर भी आ सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, यमन एक बड़ी पावर के तौर पर इमर्ज हो रहा है। यमन नाज़रीन जो रूस के अंदर लड़ रहा है उसके हवाले से खबर यह आ रही है कि चीन के साथ भी इसी नौयत के जो रिलेशंस हैं वो यमन के डेवलप हो रहे हैं। अगर चीन के साथ जंग होती है तो फिर यमन उस जंग का हिस्सा होगा और चीन के साथ मिलकर लड़ेगा। ये एक ऐसा इत्तेहाद यहां पर कायम हो रहा है। ये आज एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है कि यमन और चीन, उधर यमन और रूस, ठीक है, तो यमन एक बड़ी पावर के तौर पर इमर्ज हो रहा है। और आप देख लें इस वक्त सबके हमले रुक चुके हैं लेकिन यमन के हमले अभी तक नहीं रुके हैं, ना टुवर्ड्स अमेरिका ना टुवर्ड्स इजराइल। और हाइपरसोनिक मिसाइल और उनकी टेक्नोलॉजी के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। इसी दरमियान नाज़रीन जो वेस्ट है उसका कोलैप्स हो रहा है, उसका सवाल जारी है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है। इजराइल को लेबनान, गजा, तमाम फ्रंट्स के ऊपर शिकस्त हुई है। उसकी लेजिटिमेसी, उसकी सॉफ्ट पावर, ये सारी चैलेंज हुई है और इसका बहुत बड़ा असर जो है वो वेस्ट के ऊपर पड़ा है। इससे पहले जो 20 सालों में जंगें हुई हैं इजराइल की वजह से, उसका भी बड़ा रास्त रेपरकशन जो है वो यूरोप को उठाने पड़े हैं। और अब इन जंगों के भी मजीद रेपरकशंस जो उनकी इकोनॉमी को मुतासर कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल डिवीजन्स को बढ़ा रहे हैं। और अब जब से ट्रंप आ रहा है तो ट्रंप एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके ऊपर यूरोपीय यूनियन के कोलैप्स की बातें इस वक्त जुबानी ज़द-ए-आम है। जहां से इजराइल की सबसे बड़ी सपोर्ट बेस है। इजराइल यहां अरबों के साथ कोई भी, या मिडिल ईस्ट के साथ या इस्लामिक वर्ल्ड के साथ उसने साबित किया कि कोई एग्रीमेंट, कोई सुलह सफाई वाली बात उसने नहीं की। उसने हमेशा यहां बंदूक की नाली के नीचे रखा है सबको, यानी अपना गुलाम बनाने की कोशिश की है पूरे रीजन को। तो इजराइल ने पावर का रास्ता चुना, ना कि अमन का रास्ता। तो जहां से उसकी पावर आ रही थी, उनकी अपनी पावर इस वक्त डिक्लाइन का शिकार है, जवाल की तरफ तेजी के साथ बढ़ रही है। और ईस्ट का जो राइज है वो हो रहा है, चाइना का राइज हो रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का राइज हो रहा है। ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा को कह दिया कि तुम्हें तो हमारी 51st स्टेट बन जाना चाहिए, तुम अब कोई मुल्क रहने के लायक नहीं हो। ये किसको कहा जा रहा है? कनाडा को, कि तुम अब बाकायदा कोई मुल्क रहने के लायक नहीं हो। जो तुम्हारा हशर हो रहा है, अब तुम हमारी 51st स्टेट बन जाओगे तो बच सकते हो। ये हालात इस वक्त वहां पर पहुंच गए। तो ये तमाम जो तफसीलात है आपके साथ शेयर करेंगे। और आगाज नाज़रीन करते हैं रशिया से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं और मॉस्को में जो बहुत बड़ा वाकया हुआ है। देखें नाज़रीन, जो 5 वीटो पावर्स हैं दुनिया की, ये आप समझ सकते हैं कि ये रियल फ्री नेशंस हैं। इनकी एक तरह से वो पावर्स हैं जो किसी के पास नहीं है। तो इनके खिलाफ कोई भी इकदाम उठाया जाता है तो उसका इंपैक्ट भी मुख्तलिफ होता है और उसका जो रिएक्शन आता है, जो जवाब आता है, वो अगर किसी भी और मुल्क के खिलाफ उठाया गया तो उसके इक्वल नहीं हो सकता। ये दुनिया की 5 बड़ी पावर्स हैं जो मिलकर एक तरह से दुनिया को चलाती हैं। इनके पास वीटो पावर है। तो किसी भी कैपिटल के अंदर कमांडर का मरना जरूरी नहीं कि उसका जवाब वही आए। अगर रशिया के अंदर, उसके कैपिटल के अंदर कमांडर को निशाना बनाया जा रहा है, तो ये बुनियादी फर्क है। तो मॉस्को के अंदर नाज़रीन जो कमांडर को निशाना बनाया गया, और उनका हाई प्रोफाइल कमांडर जो न्यूक्लियर फोर्सेस का भी हेड है, जो खास एविडेंसेस भी इकट्ठे कर रहा है, जिसका बड़ा रास्त ताल्लुक शाम के साथ भी है, ठीक है, तो उसका निशाना बनना ये मॉस्को के लिए समझ लें कि उनका सारा कुछ ऑन स्टेक आ गया है। भाई आप वीटो पावर हैं, आप एक बड़ी पावर हैं, आप किस बुनियाद के ऊपर बड़ी पावर है? अगर कैपिटल में ऐसे ही उनकी हाई प्रोफाइल शख्सियत निशाना बनना शुरू हो जाएं तो आप बड़ी पावर किस तौर पर कंसीडर हो नहीं सकते हैं। देखें, सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है इस वक्त तो मॉस्को में, मतलब इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है कि वो कैसे घुस गए मॉस्को के अंदर और टारगेटेड ऑपरेशन किया है, कार एक्सप्लोजन के अंदर निशाना बनाया है। किस लेवल का ये ऑपरेशन किया गया होगा? तो मॉस्को इसके ऊपर खामोश किसी तौर पर नहीं बैठ सकता, उसको रिस्पॉन्ड करना है। इसके बराबर का ये इससे भी बड़ा रिस्पॉन्ड उनको करना है। आप देखते हैं ना, जैसे इजराइल और ईरान का मामला आपने देखा कि ईरान के ऊपर हमला हुआ तो ईरान ने कहा कि हर सूरत में हम अटैक करेंगे ही करेंगे, जवाब देंगे ही देंगे। उधर ईरान ने किया तो इजराइल ने कहा हम भी जवाब देंगे ही देंगे। इस तरह का मामला। तो मॉस्को के ऊपर हमला किया नेटो ने, तो अब नेटो को जवाब जाहिर बात फिर उसी लेवल का होगा। तो जो 3 स्टेटमेंट्स आई हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला
की संगीन नौयत इख्तियार कर चुका है। रशिया सेज यूएस नेटो एक्शंस कुड लीड टू अ रिस्क ऑफ न्यूक्लियर वेपन यूज। जो कुछ इस वक्त यूएस और नेटो कर रहा है ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर दें। ये एक जिम्मेदार तरीन मुल्क उसकी क़यादत बात कर रही है। वो मुल्क जो सीज फायर ऑफर कर रहा है उस मुल्क की क़यादत बात कर रही है कि हमें मजबूर किया जा रहा है जिस तरह के प्रोवोकेटिव एक्शन, क्योंकि जब ऐसे एक्शन होते हैं तो रशिया मजीद रिस्ट्रेन नहीं कर सकता है। वो सिर्फ इस पॉलिसी के ऊपर आगे नहीं बढ़ सकता कि अच्छा प्रिवेंट करो वॉर को, ऐसा वो नहीं कर सकता है, पर उसको रिस्पांस देना ही देना होगा। वो क्या कह रहे हैं, एक कमांडर की हलाकत हुई है, वो कह रहे हैं न्यूक्लियर के ऊपर हमें मजबूर किया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है कि, और फिर जो पहले भी मैंने आपको बताया कि जो पहली वर्ल्ड वॉर थी वो भी एक असैसिनेशन से शुरू हुई थी। आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ द रशियन जनरल मेदवेदेव सेज बीवेयर एनीथिंग कैन हैपन इन लंदन। मेदवेदेव जो कि प्यूटन के बाद आप उनको समझ सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि प्यूटन के बाद अगला जो सदर है वो मेदवेदेव ही बनेंगे, बहुत ज्यादा काबिल भरोसा। तो मेदवेदेव कह रहे हैं जरा आप ख्याल रखना कि लंदन में भी कुछ हो सकता है। ठीक है, ये कोई तजियाकार बात नहीं कर रहा, ये वो बात कर रहा है जो अगला रूस का सदर हो सकता है और इस वक्त प्यूटन का सबसे ट्रस्टेड बंदा है, वो ये बात कर रहा है। टुडे द पाथ टू अ लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑफ द यूक्रेनियन क्राइसिस इज वर्चुअली ब्लॉक्ड। रशिया जो हमेशा सीज फायर ऑफर करता है अब ये कह रहा है कि यूक्रेन से फिलहाल सेटलमेंट का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो चुका है। फिलहाल सेटलमेंट होने वाला कोई मामला बचा नहीं है, कोई यानी सीज फायर कोई दरमियानी रास्ता नहीं, बल्कि खराबी है मामलात की, या जंग का मजीद एस्केलेट होना है। ठीक है, तो ये रशिया की जानिब से और बड़ी सीरियस एस्केलेशन है। जब वो अपनी जुबानी कह रहे हैं कि न्यूक्लियर, और इससे पहले 2-3 बार मुख्तलिफ मौक़ों पर उन्होंने बात की और अपना न्यूक्लियर जो है डॉक्टर रायन उसको अपडेट भी किया, लेकिन बार बार उनको जो है वो मजबूर किया जा रहा है। अब नाज़रीन चाइना के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, और चाइना और यमन के हवाले से बेसिकली चीन के हवाले से नाज़रीन हम देख रहे हैं कि अमेरिका की कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका इनसर्कल कर रहा है चाइना को, ट्रेड वॉर उसने छेड़ दी है और डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है, मिलिटराइजेशन उधर हो रही है पैसिफिक के अंदर, मिसाइल डिप्लॉय हो रहे हैं फिलिपाइन के अंदर, जापान के अंदर फोर्सेस आ रही हैं। तो चाइना के हवाले से जंग की बातें इस वक्त चल रही हैं। वाशिंगटन में अब ये डिस्कस होता है कि भाई बहुत जल्द हम चाइना के खिलाफ जंग में होंगे, क्योंकि चाइना दुनिया की, ये बात ज़हन में रखें, दुनिया की अगर वाहिद कोई पावर है जो अमेरिका को रिप्लेस कर सकती है तो वो चाइना है। इकोनॉमिकली और इनोवेशंस के हवाले से, टेक्नोलॉजिकली अगर कोई भी पावर है तो वो चाइना ही है जो अमेरिका को रिप्लेस कर सकती है। तो इसलिए अमेरिका को दुनिया में जिस एक मुल्क से थ्रेट है वो चाइना है, इसलिए चाइना को उन्होंने ऑफिशियल एनिमी। तो अमेरिका को अगर अपना वर्ल्ड ऑर्डर बचाना है जिस तरह से वो देख रहे हैं मामलात को, तो वो कह रहे हैं कि भाई चाइना को हर सूरत में रोकना जरूरी है। तो इसलिए वो चाइना के खिलाफ अब ये कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। अब नाज़रीन द हिल ने एक बड़ी रिपोर्ट दी है। द हिल ये कहता है कि चीन के साथ जो जंग होने जा रही है इसमें यमन भी चीन के साथ होगा, और चीन के साथ 4 एक्सेस होंगी जिसमें से एक यमन होगा। और वो 4 एक्सेस क्या बताते हैं, एक रशिया, एक ईरान, एक नॉर्थ कोरिया और चौथा यमन है। द हिल क्या लिख रहा है, यूरोप एंड द मिडिल ईस्ट टू प्रिवेंट द 4-वे एक्सेस फ्रॉम वर्किंग एज वन एज दे आर नाउ डूइंग अगेंस्ट द बेलग्रेड यूक्रेन। यूरोप और अमेरिका को रोकना होगा इन 4 एक्सेस को चाइना को कन्फ्रंट करने से पहले, क्योंकि ये मिलकर चाइना के साथ लड़ेंगी। रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड यमन। अब ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि रशिया एक इतनी बड़ी पावर, ईरान एक बड़ी अस्करी पावर, एक पूरा मुल्क, नॉर्थ कोरिया एक बड़ा कंट्री पावरफुल, और यमन के तो हौसियों की बात हो रही है ना। यमन तो पूरा यमन नहीं है, ये हौसियों की बात हो रही है। आप देखिए कि हौसियों की इतनी इंपॉर्टेंस है, उनकी पावर जहां पर वो बैठे हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने अमेरिका को कन्फ्रंट किया है, वो इतना मैटर करता है कि इनकी अहमियत को वो रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के बराबर बता रहे हैं। तो इससे क्या होने वाला है, इसका मतलब यह है कि रशिया और चाइना के लिए यमन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ईरान उनके लिए इंपॉर्टेंट है, यमन उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यमन की सपोर्ट भी जारी रहेगी, बल्कि सपोर्ट बढ़ेगी, मजीद टेक्नोलॉजी यमन को मिलेगी। भाई जब वो कह रहे हैं कि भाई यमन ने लड़ना है, भाई इतना इत्तेहाद आ गया और यमन की इतनी इंपॉर्टेंस है, तो चाइना और रशिया क्यों खोना चाहेंगे यमन को, तो वो भरपूर सपोर्ट जो है वो यमन, तो यमन और आपको ताकतवर होकर नजर आएगा। और यमनी जो है ना वो फिर मिडिल ईस्ट को भूल जाएं, मिडिल ईस्ट एक तरफ रखें और यमन जो है ना उसको एक तरफ रखें। यमनी आपको कहीं पूरे प्लैनेट के ऊपर ना यमनीज आपको नहीं मिलेंगे।
جو جب وہ کمٹ کر لیتے ہیں نا کسی کے ساتھ, تو پھر آپ نے ان 15 مہینوں میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹ کو کس طرح سے نبھاتے ہیں, اور ان کی جو دلیری ہے, جو ان کی بہادری ہے. جیسے چیچن فائٹرز اس وقت لڑ رہے ہیں سیریا کے اندر, تو چیچنز کی طرح یمن کا بھی اپنا مقام ہے کہ ان کی بہادری کے سامنے بھی پھر کوئی ٹکتا نہیں ہے. تو یمن کی جو سپورٹ ہے وہ مزید بڑھنے والی ہے. اور ڈیفنس پوسٹ جو کہ امریکہ کا ناظرین ایک تھنک ٹینک انسٹیٹیوشن ہے, وہ یہ لکھ رہا ہے کہ چائنا سے جب جنگ ہوگی تو امریکہ کے پاس ایمونیشنز کم پڑ جائے گی. چین نے اتنی تیاری کر لی ہے کہ امریکہ کی ایمونیشن کم پڑ جائے گی. یو ایس وڈ رن آؤٹ آف میونیشن ان چائنا وار. اب دیکھیں امریکہ اسرائیل کو اسلحہ دے رہا ہے, کتنی زیادہ تباہی اس نے یوکرین میں کروائی ہے, کتنا زیادہ اسلحہ, ہزاروں جو آرمڈ وہیکلز ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں یوکرین کے اندر, کتنے زیادہ ٹینکس تباہ ہوئے ہیں, ان کی کتنے زیادہ اکوپمنٹس یوکرین کے اندر تباہ ہو چکے ہیں. تو ان کی سپلائی لائن بہت سارے ملکوں کو جا رہی ہے. چائنا تو کسی کو اس طرح سے ویپن پرووائڈ نہیں کر رہا کسی جنگ کے اندر کہ اس کے ویپنز تباہ ہو رہے ہیں. اور پھر چائنا کی جو آرمی ہے وہ اپ گریڈ ہو رہی ہے, ان کا جو $300 بلین ہے وہ اپ گریڈیشن کے اوپر لگ رہے ہیں. اور امریکہ کا $1 ٹریلین جنگوں میں ضائع ہو رہا ہے. $182 بلین وہ یوکرین کو دے چکے ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا ہے آپ کے سامنے ہے. اچھا, اگر سیریا کی بات کریں تو کردوں کے ساتھ لڑائی یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ ہونے جا رہی ہے. اور فرانس کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. فرانس کہہ رہا ہے کہ وہ کردوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ویسٹ جو ہے وہ کردوں کے ساتھ کھڑا ہے. کردش پارٹنرز ان دا نارتھ ایسٹرن سیریا مسٹ بی پرزروڈ اینڈ دیئر رائٹس گارنٹیڈ. یہ فرانس کی آج غیر معمولی سٹیٹمنٹ آئی ہے. ٹرکی کردش فیکٹر کو مانتا ہی نہیں ہے, وہ کردوں کو کسی طور پر قبول ہی نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, ترکی اس وقت وہ کہہ رہا ہے بھئی نو کمپرومائز, اور باقاعدہ حملہ کرنے جا رہا ہے. ابھی میکرون کی کل اردگان کے ساتھ بات ہوئی تھی, اور اس کے بعد یہ فرانس سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے کہ کردوں کی حفاظت ہونی چاہیے, اور ہم جو ہے وہ کردوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ معاملہ کمپلیکس ہے. ٹرکی لڑنے جا رہا ہے کردوں سے ایس ڈی ایف فورسز کے ساتھ, اور امریکہ ایس ڈی ایف کے ساتھ کھڑا ہے, ویسٹ جو ہے وہ ایس ڈی ایف کے ساتھ کھڑا ہے. تو ترکی کے لیے یہاں پرابلم ہے, اور ترکی ادھر سے بھی آئسولیٹ ہو رہا ہے. عرب ورلڈ بھی خوش نہیں ہے, ایران بھی خوش نہیں ہے, رشیا بھی اس سے خوش نہیں ہے, کیونکہ رشیا کے اسٹریٹجک مفادات کو ڈائریکٹلی یہاں پر نقصان پہنچانے کی کوشش ہوئی ہے. یہ بڑی بیڈلی ٹائمنگ بہرحال. تو اب یہ بڑا فیکٹر ہے کہ ترکی یہاں سے کیسے جیتے گا جب پورا ویسٹ کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی سپورٹ جاری رکھیں گے. تو یہ غزہ میں نظر خبر سامنے آ رہی ہے کہ ریزیسن نے بتایا ہے کہ ایک اسرائیلی فوجی کو مارا ہے فلسطینی سنائپر نے. فلسطینی سنائپرز ابھی تک موجود ہیں, اور ایک اسرائیلی فوجی کو جو ہے وہ مارا گیا ہے. اچھا, سیریا کے حوالے سے ایک اور خبر یہ ہے کہ صدرن سیریا میں یہ خدشہ ہے کہ اسرائیلی جو آرکیولوجسٹ ہیں وہ وہاں پر داخل ہو کر کچھ انٹیک چیزیں اٹھا سکتے ہیں, چرا سکتے ہیں. There is a fear in southern Syria of an Israeli attempt to excavate antiques by penetrating archaeological areas in the region. اسرائیلی جو ہیں وہ داخل ہو سکتے ہیں صدرن سیریا کے اندر, اور وہ کھدائی کر سکتے ہیں, اور کچھ انٹیک جو ہیں چیزیں وہ نکال سکتے ہیں. یہ ویسے بڑی عجیب و غریب سی خبر ہے. کیا ایسی چیزیں ہیں جو اسرائیل کو چاہیے صدرن سیریا میں اور وہ وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آرکیولوجسٹ وہاں پر باقاعدہ, مطلب آرمی نہیں, آرکیولوجسٹ, تو کیا وہ ڈھونڈ رہے ہیں جو صدرن سیریا کے اندر اس وقت کون سا ایسا خزانہ پڑا ہوا ہے کہ باقاعدہ کھدائی کر کے وہاں سے نکالنا چاہ رہے ہیں. ویسے آپ کو ایک بات بتائیں کہ اسرائیل بہت سینکڑوں سالوں سے تابوت سکینہ کو ڈھونڈ رہا ہے. دنیا کے کونے کونے میں اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے, تابوت سکینہ کو. آپ سب جانتے ہیں اس بارے میں. تو صدرن سیریا کے اندر کیا ایسا پڑا ہوا ہے؟ کافی مسٹیریس سی یہ خبر ہے. آگے ناظرین چلے تو ٹرمپ کی اگر ہم بات کریں, ناظرین ٹرمپ کا جو فیکٹر ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دنیا اس وقت اس طرح سے چل رہی ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا ہوگا, اور ٹرمپ کے آنے سے پہلے یہ جو 1 مہینہ اب رہ گیا ہے اس میں کیا ہوگا. یعنی دنیا چل رہی ہے ود ریفرنس ٹرمپ, کیونکہ ٹرمپ جب آئے گا نا تو اس کی پالیسیز بالکل ڈیفرنٹ ہونے والی ہیں. وہ فی الحال اچھی بری ڈسکس نہیں کر رہے, ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہر جگہ آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. یا تو جنگیں بہت پھیل جائیں گی یا پھر جنگیں رک جائیں گی, مطلب کچھ نہ کچھ ہوگا. ایسے نہیں ہے جیسے چل رہا ہے ایسے چلنے والا نہیں ہے. تو جنہوں نے جو کچھ کرنا ہے, مثال کے طور پر بائیڈن انتظامیہ وہ بہت سارے کام کرنا چاہ رہی ہے, تو وہ تیزی سے کر رہی ہے کہ ٹرمپ آ رہا ہے, اور کچھ ٹرمپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا تو پھر ہم یہ کام کریں گے. اور غزہ کا جو سیز فائر ہے وہ بھی ٹرمپ کے ساتھ لنک ہے, یوکرین جنگ کی بندش وہ بھی ٹرمپ کے ساتھ لنک ہے. تو اس لیے ٹرمپ کا جو فیکٹر ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یورپ سوچ رہا ہے کہ ٹرمپ آئے گا تو ان کا کیا ہوگا. اب ذرا دیکھیے, آج ٹرمپ نے
कनाडा के ऊपर फिर जो ट्वीट किया है वो वेस्ट का जो सवाल है उसका मुंह बोलता सबूत है। इससे पहले जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी ट्रम्प की आपस में ये हुई थी कि टैरिफ का मामला था, तो ट्रम्प ने कहा था कि तुम्हारी इकॉनमी अगर नहीं चल रही तो तुम ये मुल्क वगैरह खत्म करो और हमारी रियासत बन जाओ, अमेरिका की रियासत बन जाओ। 50 पहले हैं और 51 जो है वो तुम शामिल हो जाओ। तो बड़ा डिग्रेडिंग, यानी कनाडा जैसे मुल्क को कहना कि तुम तो कोई रियासत का दर्जा ही नहीं रखते, तुम तो हमारी कोई रियासत वगैरह बन जाओ और तुम उसके गवर्नर लग जाओ, कितना डिग्रेडिंग है। कनाडा को आज दुनिया में कोई कह सकता है? तो ट्रंप ने कहा और बड़ा रोला उसके ऊपर मचा। अब ट्रंप ने दोबारा कह दिया, आप अंदाजा करें, ट्रंप ने दोबारा कनाडा को कह दिया है कि तुम्हारी इकॉनमी नहीं चलने वाली, तुम हमारी रियासत बन जाओ अगर तुमने बचना है, तो तुम्हारा सर्वाइवल है ही नहीं। तो इसलिए ट्रंप जब आएगा तो ट्रंप मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है, दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ होने जा रही है। अच्छा, अगली खबर आप जरा देखिए, फिर इन सबको कंबाइन करके आपके सामने रखते हैं नतीजा। फॉरेन पॉलिसी क्या लिख रहा है? विल यूरोप फ्रेगमेंट अंडर ट्रंप 2.0? ट्रंप की जो दूसरी टर्म है उसके अंदर क्या यूरोप फ्रेगमेंट्स के अंदर यानी बिखरने जा रहा है? ये कौन लिख रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा एक जरीदा फॉरेन पॉलिसी। क्या यूरोप बिखरने जा रहा है ट्रंप के दूसरे दौर के अंदर? और ब्लूमबर्ग लिख रहा है यूरोप इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम टू डिफेंड इट्स प्लेस इन अ ब्रूटल वर्ल्ड। टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, किसके पास? यूरोप के पास। अच्छा, अब जरा अंदाजा करें, इसराइल की हालत हमारे सामने है, तमाम फ्रंट्स पर वो हारा है। सीरिया में क्या होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन बाकी तमाम फ्रंट्स के ऊपर हारा है। उसकी इकॉनमी, उसकी सोसाइटी, रिवर्स माइग्रेशन, उसका ब्रेन ड्रेन, और वहां पर सिक्योरिटी नहीं है, ये सबको पता चल गया। ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए मौजूद जगह नहीं है, सबको पता चल गया। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब इसराइल की जहां सबसे बड़ी सपोर्ट आती है वेस्ट से आती है, तो देखें ये बरह रास्त चीजें मैटर करती हैं। उनकी डिप्लोमेटिक कवर, उनकी इकोनॉमिक सपोर्ट, उनकी मिलिट्री सपोर्ट, ये सारी वेस्ट से आती है। अगर वेस्ट ना हो तो इसराइल नहीं सर्वाइव कर सकता, ये हमने सबने देखा है। तो वेस्ट की हालत क्या है अब आप देख लीजिए। उनका अपना थिंक टैंक्स, उनके अपने इदारे ये लिख रहे हैं कि यूरोप तो कोलैप्स होने जा रहा है, कनाडा उसकी रियासत बनने जा रहा, मतलब ट्रंप कह रहा है कि तुम्हारी हालत ये है कि हमारी रियासत बन जाओ। साउथ कोरिया में क्या हो रहा है आप देख लें। ऑस्ट्रेलिया वैसे ही बैकफुट के ऊपर चला गया है इसराइल की हिमायत से। न्यूजीलैंड को देख लें, वो कोई ऐसे हिमायत नहीं कर रहा है, इवन जापान नहीं हिमायत कर रहा उस तरह से। तो हिमायत कौन कर रहा है? ठीक है, जर्मनी में खुद उनकी गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई है और सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पर चल रहा है। अब ट्रंप आकर अगर टैरिफ लगाता है तो यूरोप की इकॉनमी मजीद मुतासर होने जा रही है। और ट्रंप कह रहा है हम तो नेटो से भी निकल जाएंगे, और ट्रंप निकल सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो उधर फ्रांस कह रहा है कि हमें अपनी पॉलिसी जो है वो इसराइल और अमेरिका से हटकर बनानी चाहिए। तो बुनियादी बात नाज़रीन यह है कि वेस्ट फलस्तीन की हिमायत में कभी भी नहीं आने वाला है, बुनियादी बात यह है। लेकिन वेस्ट जो ये इतनी खुली सपोर्ट इसराइल को दे रहा था, शायद अब वहां पर 200 साल के बाद ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं कि वेस्ट का वो डिक्लाइन हमारी आंखों के सामने है और ईस्ट राइज कर रहा है। और चाइना किसके साथ खड़ा है? फलस्तीन के साथ। रशिया किसके साथ खड़ा है? उनकी क्या पोजीशन है ये आप देख रहे हैं। ठीक है, वो सपोर्ट कर रहे हैं एक्स ऑफ रेजिस्टेंस को, यमन एक्स ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है ना, तो पैलेस्टाइन के ऊपर उनकी पोजीशन है, बीजिंग डिक्लेरेशन हो चुका है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक दुनिया के अंदर जो तब्दीली आ रही है बराह रास्त इसराइल को मुतासर कर रही है। इसराइल ने उसको ये चाहिए था कि जैसे तैसे उसको यहाँ पर रियासत मिल गई थी, वो अच्छे ताल्लुकात बनाता और जुल्म और जबर से परहेज करता। लोग यहाँ के लोग चलो उसको एक्सेप्ट कर लेते, वक्त के साथ साथ एक के बाद दूसरी, तीसरी, 7वीं नस्ल जो है वो आने वाली कई दहाइयों के बाद उसको एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन आप देखिए कि आज की जो नई नस्ल है, इस सदी की नई नस्ल, जिसने शायद एक्सेप्ट करना शुरू कर भी दिया था किसी हद तक, माजी को वो उस तरह से नहीं जानते थे, आज हमने देख लिया कि इसराइल के साथ कोई मुआहदा, कोई अमन पीस नहीं हो सकता है। तो उन्होंने अपना इत्तेफाक किया सिर्फ पावर के ऊपर, और पावर कहां से आ रही थी? वेस्ट से आ रही थी। और वेस्ट में आप तब्दीली भी देख रहे हैं, उनका डिक्लाइन भी देख रहे हैं। और वेस्ट में जो पब्लिक ओपिनियन इसराइल के खिलाफ बदली है, ये एक लॉन्ग टर्म है। उसी नई जनरेशन जो इसराइल के खिलाफ हो चुकी है, उसी ने आके आगे डोर संभालनी है। अब देख ले, आयरलैंड चला गया आलमी अदालत के अंदर, नॉर्वे स्ट्रॉन्ग स्टांस उनका, स्पेन, बाकी तमाम मुल्क, तो चीजें जो है वहां पर बदल रही है। और जब यूरोप ही कोलैप्स कर जाएगा तो यही तो नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा। अगर यूरोप की पावर ही कोलैप्स कर जाएगी तो यही तो नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा। तो ये इस वक्त की नाज़रीन गैर मामूली तफसीलात है। ओवरऑल ग्लोबली क्या हो रहा है, रीजनली क्या हो रहा है, और दरमियान में अब तुर्की उठ खड़ा हुआ है, वो कह रहा है हम भी हेजेमोनिक पावर बनेंगे। बहुत गलत टाइमिंग के ऊपर उठ खड़ा हुआ है टर्की। और अगर उनको हेजेमोनिक पावर बनने का शौक है तो सबसे पहले इसराइल को कन्फ्रंट करें
اور پوری اسلامی دنیا جو ہے وہ میرا خیال ہے ترکی کے جھنڈے تلے کھڑی ہو جائے گی. آپ ذرا اسرائیل کو کنفرنٹ کریں, سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن اسرائیل کو سپورٹ کریں اور فتح کرنے نکل جائے اسلامک ورلڈ کو, تو یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے. یہ تازہ ترین تفصیلات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.